हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। टुडे आई एम हेयर विद न्यू लेक्चर ऑन इशू ऑफ शेयर। जैसे कि हम इशू ऑफ शेयर के बेसिक कुछ टॉपिक ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, इसमें कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें वीडियो को ज़रूर देखना, उसके बाद इस टॉपिक पे आना, क्योंकि ये टॉपिक जो है पहले अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे तभी आपको समझ आ सकता है। ओके, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मैं आज आपको टॉपिक कराने वाली हूँ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं और मैं उन्हें फुल डिटेल में कराने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि फुल डिटेल में करना तो इस वीडियो को एंड तक देखना गाइज, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं कि नॉर्मली तो देखो सबको आते होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम डिटेल में नहीं करते और फिर जब हमारे पास क्वेश्चन होता है तो हम वहाँ टाइप नहीं कर पाते। तो अगर हम डिटेल में करके चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लें तो हम अटेम्प्ट कर सकेंगे। ओके, सो अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं, कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं या फिर रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, बिकॉज हाफ वीडियो देखने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको ऑलरेडी भी आता होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चलते हैं आज के टॉपिक पर। कुछ टॉपिक जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये आप पढ़ लेना डिटेल में वहाँ से। आज हम मेन बात करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स में जो एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंट्रीज कौन सी होती हैं। देखो, आपको इन एंट्रीज को क्या याद रखना है? नो, आपको इन एंट्रीज को याद नहीं रखना। क्या करना है? समझना है। देखो, मैं आपको एक मेन बेसिक चीज़ बताती हूँ। अगर आपको लाइफ में ये चीज़ आप सबने एक्सपीरियंस की होगी, अगर आप किसी को समझना चाहते हैं, अगर आप उसकी जगह लेके देखेंगे तो आप उससे बेटर, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मली, अगर उसकी बात सुने तो। ठीक है, ऐसा ही आपके किसी भी सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, अगर मान लो कि हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो खुद से समझो कि आई एम ए कंपनी। ओके, अगर मैं शेयर होल्डर की बात कर रही हूँ, अगर आप उसका कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो खुद को शेयर होल्डर समझ के करो। ठीक है, अगर मार्केटिंग की बात करें, कस्टमर को जानना चाहते हैं तो ऐसे कस्टमर बन के सोचो। ठीक है, तब क्या होगा, आपके कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। ये चीज़ आप नोटिस करके देखना, एक बार खुद से करके देखना, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। तो अब जब भी आपने कंपनी का करना है तो खुद को ये समझना है कि हमारी कंपनी है। ओके, चलते हैं एंट्रीज पे। ओके, देखो एंट्रीज में मैंने आपको क्या बताया था कि जो एप्लीकेशन अगर रिसीव होती हैं हम इसे जो हमारे कॉलेज की एप्लीकेशन आती है उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कभी भी आपने, जैसे कि अब यूजीसी नेट का फॉर्म निकले हैं तो आप क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन देते हो तो उसमें क्या होता है, पेमेंट करते हो। क्या? बैंक में पेमेंट। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे किसकी दे रहे हैं आप एप्लीकेशन? शेयर्स की, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसमें कौन सी अमाउंट कौन सी आएगी? जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है ऑन डैश, मतलब कि जितने शेयर्स पे हुई है एट द रेट जितने रुपए पे हुई है। ठीक है, वो अमाउंट आएगी। नेक्स्ट, अब फिर क्या होगा, हम जो एप्लीकेशन अमाउंट है, एप्लीकेशन अकाउंट की हुआ है, उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे किसमें? शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब देखो, जितने शेयर की एप्लीकेशन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके बाद अगर मान लो नेक्स्ट एंट्री जो है शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। अब इसमें टू बैंक क्यों आया? कुछ अमाउंट हम रिटर्न कर रहे हैं। आई मैं आपको ये कंसेप्ट कराऊंगी कि ऐसी एंट्री क्यों हुई है। देखो कई बार क्या होता है, मान लो कि मैंने शेयर इशू किए 100, ठीक है, और एप्लीकेशन आ गई मेरे पास कितने की? 120 की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था ना ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, तो 20 की एक्स्ट्रा आ गई, लेकिन मैं तो 100 ही कर सकती हूँ। तो मैंने 20 शेयर पे जो भी अमाउंट आई, सपोज 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो कितने हो गए? 20 × 10, मतलब कि 200 रुपीज़ मुझे रिटर्न करने होंगे। दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखो हमने ये क्या कर दी, अमाउंट यहाँ से देखो आप देख सकते हैं मैंने यही एंट्री रिवर्स कर दी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अकाउंट में कभी भी कोई एंट्री है ऐसा नहीं होता कि आपने मुझे दिए 100 रुपीज़ और मुझे रखने हैं 100, तो मैं 20 जो है उसे क्या कर दूँ, कट कर दूँ। भाई मैं कहूँ नहीं 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 120 नहीं 100, ऐसा नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, डेबिट है तो उसको अपोजिट एंट्री कर देते हैं, मतलब कि क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि बैलेंस इक्वल हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने कट लगा दिया, ऐसा ऐसा नहीं होता। ठीक है, अकाउंट आपके क्लियर होने चाहिए। तो देखो आप ये देख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही एंट्री, इसी को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। लेकिन अमाउंट क्या रखेंगे, हम वो अमाउंट रखेंगे जहाँ पे जो हमें रिटर्न करनी है उनको। ओके, नेक्स्ट, अब जब हम अलॉटमेंट करते हैं
तो अलॉटमेंट की क्या एंट्री होती है? अब देखो, जब हमने एप्लीकेशन फिल की, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अगर हमें एडमिशन मिलता है, अगर हमें शेयर्स मिलते हैं, तो क्या होंगे, शेयर अलॉट होंगे। तो उसके बाद वो हमसे पैसे मंगवाएंगे, मनी मंगवाएंगे हमसे, किसकी? अलॉटमेंट की। तो सबसे पहले अलॉटमेंट क्या होगी? ड्यू होगी। एप्लीकेशन हम पहले ही डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, जैसे अलॉटमेंट है, कॉल्स हैं, वो पहले ड्यू होंगी, उसी के बाद हम पे करेंगे। ओके, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कौन सी, जो ड्यू हुई है अलॉटमेंट पे, कितने शेयर पे हुई है, हम वो देखेंगे। जैसे कि अब देखो अब यहाँ पे ये आपको चीज़ समझ आ रही है, हम यहाँ पे 120 नहीं लिखेंगे। अब कई पर्सन ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पे 120 आएगा या 100 आएगा। अब यहाँ पे हमने जब 100 को शेयर्स दिए हैं, तो हम 100 से ही तो अलॉटमेंट की मनी मांगेंगे, 120 से तो नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जितने हमने अलॉट किए उतने आएंगे। ओके, एट द रेट भाई कितने रुपए की है वो। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, भाई कितने पे रिसीव हुई है। ओके, नेक्स्ट, जब हम मंगवाते हैं फर्स्ट कॉल, तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है कितने शेयर पे, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, और कितने रुपए से हुई है वो डालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, फिर से वही, हम इसको क्या कर देंगे, पहले हमने ड्यू की थी, अब हमें रिसीव हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे ही सेकंड कॉल की एंट्री हो जाएगी, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। ऐसे ही फिर जब हमें रिसीव होगी तो बैंक टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ओके, एंट्री सिंपल है, हो गई। और आपको ये एंट्रीज याद रखने की नीड नहीं होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि खुद से आप एंट्रीज कर सको, और आपको माइंड में ये नहीं सोचना पड़े कि अब एंट्री क्या होने वाली है। और अमाउंट मैंने आपको बता दिया है कि जितनी हुई है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 120 आएगा, समझ आ रहा है, डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे अगर हमें 120 पे रिसीव हुई है ना एप्लीकेशन, तो 120 ही आएगा, और मल्टीप्लाई जितने रुपए की हुई है वो। ठीक है, बट अगर हम बात करेंगे अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट में देखो क्या है, हम 100 शेयर पे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन इसी से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार हम। नेक्स्ट, अब क्या होता है, ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने ऐड तो किया था, बट मैं डिटेल में आपको बताना भूल गई थी, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है इसका मीनिंग। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मली क्या है भाई, जितने रुपये का शेयर है उतने रुपये मंगाते हैं, और आपको पेमेंट करनी होती है और शेयर मिल जाते हैं। लेकिन अदर देन कैश भी हम इशू कर सकते हैं। अदर देन कैश का मीनिंग क्या होता है, कैश के अलावा। कैश के अलावा कैसे होगा, जैसे कि फर्स्ट इसमें केस बताया हमने, इशू कर सकते हैं हम प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं। तो जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हुई है या फाउंडेशन कॉस्ट हुई है जो उन्होंने बियर की थी, अब उन्हें हमें पेमेंट देनी है, तो हम उन्हें पेमेंट करें या तो कैश दें। हमने कहा नहीं नहीं ऐसे करते हैं, हम आपको शेयर्स दे देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फाउंडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उन्हें हमने पैसे देने की बजाय उतने रुपए के शेयर्स दे दिए। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि जैसे कि हमने कोई एसेट परचेज की, किससे, वेंडर से। वेंडर कोई भी हो सकता है, मान लो मुझे अपनी कंपनी के लिए फर्नीचर चाहिए था। ठीक है, मैं गई फर्नीचर वगैरह, सपोज जान पहचान गया कैसे भी, तो मैंने कहा कि मैं पैसे तो नहीं दूंगी, पर मैं शेयर्स दे सकती हूँ आपको। ठीक है, अब वो इंटरेस्टेड है तो ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर अकाउंट, भाई जिससे लिया मैंने एसेट, मुझे उसको पैसे देने थे, लेकिन मैंने क्या किया, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह मैंने टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख दिया, मतलब कि मैंने उसको शेयर्स दे दिए। ओके, ये होता है कि ये तो मैंने इशू ही है, तो शेयर फ्री में तो दिए नहीं है मैंने उसको। ठीक है, जितनी की एसेट दी थी उतने ही दूंगी मैं उसको शेयर। ओके, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में हमने देखा क्या, या तो हम प्रमोटर्स को इशू कर रहे हैं या फिर परचेज ऑफ एसेट्स के लिए हम शेयर दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। वैसे मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ, लेकिन तब मैंने पीपीटी में ऐड नहीं किया था, तो मैं आपको फिर अगेन बता देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर में फर्स्ट वन इज़ फुल सब्सक्रिप्शन, मतलब कि जितने मैंने ऑफर किए थे, मान लो कि मैंने 100 शेयर इशू किए थे और मेरे पास कितने 100 की ही क्या है एप्लीकेशन आई, तो एक्चुअली जो सब्सक्राइब हैं और जो ऑफर थे वो क्या है, इक्वल है। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि जो मैंने ऑफर किए थे सब्सक्रिप्शन के लिए वो ज़्यादा है किससे, जो शेयर सब्सक्राइब है, मतलब कि लोगों ने सब्सक्राइब कम किया है। यहाँ पे लोगों ने 90 शेयर सब्सक्राइब किए हैं। ठीक है, मैंने कितने ऑफर किए थे, मैंने 100 किए थे। ऐसा नॉर्मली का था जैसे कोई नई कंपनी खुली है, लोगों का ट्रस्ट नहीं है, या फिर इतना नाम नहीं है कंपनी का, तो क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है, नेक्स्ट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि मैंने ऑफर तो किए थे 100,
ओके, ऑफर कितने किए मैंने 100 और मेरे पास एप्लीकेशन कितने की आई 120 की आई, मतलब कि ओवर हो गया, सब्सक्रिप्शन ओवर हो गया, मतलब कि उससे ज़्यादा की हमारे पास क्या आ गई एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। However, as a company can't allot shares more than offered for subscription, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये नहीं है कि हमने 120 की आ गया चलो 120 देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 100 की आई है तो 100 ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि हमने 100 इशू किए थे। अब क्या होता है इसमें केस में क्या होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना विल हैव टू अलॉट शेयर। अब आप कहोगे मुझे किसको देने किसको देने, मैं कैसे डिसाइड करूँगा, तो वो हम प्रोराटा बेसिस पे जो डायरेक्टर है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है भाई कितने को कितने देने हैं। अब हो सकता है सपोज किसी पर्सन ने 50 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया, ठीक है, और एक पर्सन ने दिया है 50 के लिए, ठीक है, और नेक्स्ट ने दिया है 20 के लिए। मेरे पास कई ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूँ इसको 50 दूँ, इसको 50 दूँ और इसको कहूँ चल तेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी कर सकती हूँ। या मैंने क्या किया इसको 50 वाले को मैंने 40 दे दिए, इस 50 वाले को 40 दे दिए, और कितने हो गए 80, तो 20 इसके बचे, इसको मैंने पूरे दे दिए, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब देखो इसका वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा उसी से समझाती हूँ मैं आपको। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की एंट्रीज क्या होंगी, जब हमारे एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम रिफंड कर रहे हैं। रिफंड कब करेंगे हम, देखो जो मैंने आपको केस बताया ना अभी, क्या था कि अगर मान लो मैं इसको 50 दे दूँ और इसको 20 क्या कर दूँ, कहूँ कि नहीं है कुछ, रिफंड करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। अगर मैं इसको कुछ नहीं दे रही तो मुझे रिफंड करनी पड़ेगी, तब क्या होगा हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, समझ आ गया होगा मैंने आपको वो एंट्री वहाँ पे क्यों ऐड की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या होता है कि जब जो एक्सेस मनी हमें रिसीव हुई एप्लीकेशन पर, यूटिलाइज्ड फर्स्ट टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड देन कॉल्स, मतलब कि फर्स्टली मैं क्या करूँगी अलॉटमेंट पर यूटिलाइज करूँगी और फिर कॉल्स पे, मतलब कि क्या, ये सेकंड केस है जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ये मैंने क्या किया, मैंने 50 नहीं दी, मैंने कहा नहीं तुम्हें भी 40 दूंगी, तुम्हें भी 40 दूंगी और इसको 20 दूंगी। अब इनकी देखो क्या है, इनको मैं पैसे वापस नहीं करूँगी, मैं क्या कहूँगी क्या क्या पैसे वापस करने। अब आपकी अलॉटमेंट ड्यू होगी ना तो वहाँ आपको पैसे पे करने होंगे, तो क्या पहले मैं आपको दूँ फिर आप मुझे दोगे, नहीं नहीं रहने दो। क्या करते हैं हम, जो एक्सेस मनी है कोई बात नहीं यूटिलाइज कर लेंगे अलॉटमेंट पर। अगर अलॉटमेंट पे भी कुछ पैसा बच गया, मान लो आपका इतना पैसा आया था कि अलॉटमेंट देने के बाद ही बच गया, तो फिर कॉल्स पे कर लेंगे, ठीक है, तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस की तरह ट्रीट करेंगे। वो क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले समझ लिया आपने क्या किया मैंने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया, अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो कॉल्स इन एडवांस। अगर यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं तो इसका नंबर ही नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखो, एम लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारी अमाउंट एप्लीकेशन पर देनी है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर, पब्लिक ने अप्लाई किया कितने 12,000 शेयर के लिए। द कंपनी एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर एंड रिफंडेड द एक्सेस मनी, और उन्होंने क्या किया भाई 10,000 की रखी और बाकी को रिफंड कर दी मनी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब दिख रहा है आपको क्या कि जितने की आई है, कितने की आई एप्लीकेशन 12,000 की, मल्टीप्लाई कितने करेंगे हम 10, तो कितना हो गया 1,20,000। उसके बाद जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या करेंगे 120, उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 1,10,000 मल्टीप्लाई 10, ओके। और बाकी का हमने क्या किया था, रिफंड करना पड़ेगा, पैसे रख के तो बैठेंगे नहीं, जब उन्होंने शेयर नहीं दे तो पैसे तो वापस देने होंगे ना। अब मान लो आपने मुझसे कोई चीज़ मंगाई है, अब मैंने कहा कि नहीं नहीं इतनी आई थी और मैंने इतनी दूसरे को दे दी और आपके लिए नहीं है, तो क्या होगा, आप क्या कहोगे, कोई बात नहीं पैसे भी रख लो, नहीं नहीं आप क्या कहोगे मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे मनी क्या करनी होगी रिफंड करने होंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो हम जब इशू करते हैं शेयर्स तो हमारे पास डिफरेंट होते हैं, जैसे क्या नंबर 1 तो हम एट पार कर सकते हैं, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं एट पार। एट पार का मीनिंग क्या होता है कि 100 रुपीज़ का शेयर है ना, तो मैंने 100 रुपीज़ का ही इशू किया, ओके। शेयर इशूड एट पार व्हेन दे आर इशूड एट प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होती है जो उसमें मेंशन है, तो फेस वैल्यू इक्वल है कितना, जितने की हमने इशू किया है। एग्जाम्पल है मैंने सिंपल सा, एस लिमिटेड ने इन्वाइट किया एप्लीकेशन 4,000 इक्विटी शेयर, 100 ईच है, इशू किया एट पार, होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारी अमाउंट एप्लीकेशन पर देनी है। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, इशू फुली सब्सक्राइब्ड है, तो मतलब कि सारे शेयर के लिए अप्लाई कर दिया है पब्लिक ने। तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सिंपल है कर देंगे यहाँ पे। एंड सेकंड एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन से हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बिल्कुल सिंपल केस होता है। नेक्स्ट केस इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम पर करना। प्रीमियम पर क्या होता है, अगर एक कंपनी इश्यू करती है शेयर एट ए प्राइस विच इज अबव इट्स फेस वैल्यू, मतलब कि 100 रुपये का शेयर है, मैंने कहा कि फेस वैल्यू तो 100 ही है,
लेकिन मैं सेल करूँगी वो 120 का, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, मेनली अब आपको दिख ही गया होगा प्रीमियम पर कौन सी कंपनी इशू करती है, जिनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है वही कर सकती हैं ये, ठीक है। 100 की चीज़ 120 भी देना, नॉर्मल की तो कोई लेगा ही नहीं। द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज अ कैपिटल प्रॉफिट। अब देखो जो जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान रखना। जो प्रीमियम हमें, देखो ये पॉइंट सबको पता है कि प्रीमियम पर क्या होता है, 100 वाला शेयर 120 में इशू करना है, ठीक है। लेकिन कुछ जो मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ वो ध्यान रखना। क्या, जो प्रीमियम हमने इशू ऑफ शेयर है इज अ कैपिटल प्रॉफिट, वो क्या होगा हमारा कैपिटल प्रॉफिट। और क्वेश्चन बन सकता है क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट है या रिवेन्यू, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। एज सच मस्ट बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट। हम कौन से अकाउंट में डालते हैं इसे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डाल दिया। और इसे हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसे हम बैलेंस शीट में डालते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ शो करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में, ओके। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है, फॉर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जो प्रीमियम की अमाउंट है उसकी एंट्रीज क्या होंगी। प्रीमियम इज कॉल्ड विद एप्लीकेशन मनी, अगर एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम आ रहा है तो क्या एंट्री होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, इसमें इंक्लूड होगा प्रीमियम, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री होगी भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। भाई मैंने कहा कि अगर मान लो एक ही शेयर है और 100 का है लेकिन मैंने 20 का सेल किया तो 120 मुझे मिले। अब वैसे देखो कहेंगे भाई कंपनी वाले रिकॉर्ड तो सारा रखना पड़ता है ना, कि शेयर तो 100 का था तो 120 कैसे आ गया। हमने कहा नहीं नहीं, शेयर कैपिटल तो क्या है 100 ही है और 20 क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ठीक है। तो ये दिखाना है आपको, और जितने शेयर हैं वो तो मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, मेन आपको कंसेप्ट बताना था। नेक्स्ट, अगर हमें प्रीमियम रिसीव होता है विद अलॉटमेंट तो क्या होगा, तो पहले तो हम क्या करते हैं अलॉटमेंट की ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी, इसमें इंक्लूड होना चाहिए प्रीमियम, हमने दिखा दिया भाई अलॉटमेंट टोटल इतने की है, उसमें से शेयर कैपिटल के इतने हैं और प्रीमियम के इतने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगी इंक्लूडिंग प्रीमियम होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यूटिलाइजेशन है सिक्योरिटीज प्रीमियम वो कहाँ करेंगे, मतलब कि हम जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है हम उसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे। शेयर कैपिटल तो ठीक है, शेयर कैपिटल है, जो भी हमने करने खर्चे वो कर लेंगे। अब जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे, अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, ये भी सेक्शन भी आपको याद रखना है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम है मे बी यूज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पज। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी यूज़ कर लें उसको, नहीं, आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते उसको। आपने यूज़ कहाँ करना है, इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब कई को ये नहीं पता होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन सी होती हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो हमारे खर्चे होते हैं। आपको उससे पहले कौन से खर्चे होते हैं जी, अब एक बात बताओ, आपको कंपनी सेटअप करनी है उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि AOA MOA वगैरह बनवाते हैं हम, अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएंगे तो प्रिंट वगैरह के भी तो पैसे लगते हैं ना, और जो हमारी स्टैंप वगैरह होगी, मतलब कि और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही करने पड़ते हैं। ऐसी कंपनी स्टार्ट करने से पहले जो हमें खर्चे करने पड़ते हैं दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हमें जो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं इसे राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। सेकेंड इज राइट ऑफ करने के लिए एक्सपेंसेस कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। अगर हमने कोई एक्सपेंसेस किए हैं या कमीशन दिया या फिर डिस्काउंट अलाउड किया है किस पे, शेयर पे या डिबेंचर के इशू के टाइम पे, तो उसे राइट ऑफ करने के लिए भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर, अगर हम बोनस शेयर दे रहे हैं किसको, शेयर होल्डर्स को, तो वहाँ क्या है, तो उसके लिए भी हम इस मनी को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, अगर हम रिडम्पशन पे प्रीमियम देते हैं। रिडम्पशन प्रीमियम क्या होता है, जैसे मैंने आपको 100 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है, या 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, तो मैंने क्या कहा कि ये है तो 100 का, लेकिन जब रिडम्पशन होगी ना तो आपको 120 मिलेंगे, तो इसे हम बोलते हैं रिडम्पशन और प्रीमियम। प्रीमियम देना रिडम्पशन पर, ठीक है। तो इसके लिए पैसा तो चाहिए होगा, तो इसके लिए हम जो मनी है सिक्योरिटीज प्रीमियम वाली यूज़ कर सकते हैं, ओके। लास्ट, फॉर बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर। बाय बैक क्या होता है इसका वैसे मैं टॉपिक अलग से डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होता है। बाय बैक का मीनिंग होता है कि अपने ही शेयर्स को वापस खरीदना, ठीक है। तो अपने ही शेयर खरीदेंगे तो उसके लिए कुछ मनी तो चाहिए होगी ना, तो वैसा हम जो सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट है वो हम यूटिलाइज यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, अंडर सेक्शन 68,
ओके ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने किसके लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस कमीशन डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बोनस शेयर अगर हम इशू कर रहे हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम दे रहे रिडम्पशन पे वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर बाय बैक कर रहे हैं ऑफ इट्स ऑन शेयर तो वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं किसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल दिया है, एस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। अब देखो क्या जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो क्या है कितने शेयर हैं, 1000 इक्विटी शेयर हैं, 100 का ईच है, लेकिन हमने कितने का किया है 120 हो गया ना भाई, 100 का तो है ही 20 ये 120 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। जब हम क्या करेंगे उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, भाई 20 किसके हैं 20 इंटू 1000 किसके हैं ये प्रीमियम करें, ठीक है। एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट में क्या होगा, व्हेन ए शेयर इज इशूड एट ए प्राइस विच इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू, मतलब कि 100 रुपये का शेयर है, मैंने आपको 80 में अगर मान लो मैं इशू कर रही हूँ, इट इज़ ऑन डिस्काउंट। पहले ऐसा हम कर सकते थे लेकिन अब क्या है, प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, अब हम ऐसा नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब अगर सिंपल क्वेश्चन अगर बनेगा तो प्रोहिबिशन का बन सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन हम शेयर इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, कौन से शेयर, द ओनली शेयर्स दैट कुड बी इशूड एट डिस्काउंट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो स्वेट इक्विटी शेयर हैं वो अभी भी हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। सो गाइस ध्यान रखना आपको, क्या हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, अब नीचे दे देंगे हमें शेयर बोनस शेयर वगैरह, तो हमें क्या है कि सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर हम इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, ओके। वेयर एनी शेयर आर इशूड एट टू एम्प्लॉयज डायरेक्टर इन लिeu ऑफ देयर सर्विसेज अंडर सेक्शन 54, अंडर सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हम क्या है शेयर कर सकते हैं इशू डिस्काउंट पे, लेकिन कौन से, सिर्फ जो हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। अब स्वेट इक्विटी शेयर होते क्या हैं, देखो नॉर्मली आपको बताऊँ स्वेट का मीनिंग क्या होता है, पसीना, पसीना कौन बहाता है, हमारे एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम उन्हें क्या करते हैं नॉर्मली देते हैं हम स्वेट इक्विटी शेयर, हम उन्हें इशू करते हैं। मेनली क्या होता है कि हम मार्केट वैल्यू से कम रेट पे, मतलब कि जैसे 10 रुपये का शेयर है तो हम उससे 5 रुपीज़ का हमने इशू कर दिया, ठीक है। ये मेनली होता है उनको मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज अगर वो हमारे कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएंगे तो उन्हें क्या लगेगा, एज ए ओनर ट्रीट करेंगे, वो एज ए ओनर उन्हें फील होगा तो वो अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं शेयर इशू किए जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह को, ओके, जो भी वहाँ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉल्सिंग एरियर। कॉल्सिंग एरियर क्या होता है, अभी तक देखो हमने पढ़ा कि हमने अलॉटमेंट मंगाई कॉल्स मंगाई, अब कुछ अमाउंट ऐसी होती है कि जो पे नहीं करते। कॉल सिनेरियो इज द अमाउंट, कौन सी अमाउंट, कॉल्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने तो मंगवा लिया, विच इज़ नॉट बीन पेड, जो कि पे नहीं की गई, किसके द्वारा, बाय शेयर होल्डर्स टिल द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट। मतलब कि अगर मान लो मैंने आपको बताया था ना क्या होता है इसमें टाइम पीरियड होता है, कि जैसे मैंने 1 जैन को मंगवाए कुछ पैसे, ठीक है, तो मैंने कहा कि आपको 30 जैन तक देने हैं, ठीक है, तो मैंने कहा 30 जैन तक देने हैं, तो ये टाइम लिमिट थी। अब अगर लास्ट डेट क्या है 30 जैन, अगर आपने 30 जैन तक नहीं दिए तो वो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब इसकी जो एंट्रीज होती हैं उसमें हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं, 2 तरीके से हम कर सकते हैं। नंबर 1 इज विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, अगर एक तो क्या है कि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ही ना करें, एंड सेकेंड वन इज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब हम ओपन करते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जब नहीं ओपन करते तो क्या होता है, नो नीड टू ओपन कॉल सिनेरियो अकाउंट इन सच ए केस, जो एक्चुअल अमाउंट हमें रिसीव हुई हम सिर्फ वही दिखा देंगे, ठीक है, और जो एरियर है वो हम दिखाएंगे ही नहीं, मतलब कि जितना रिसीव हुआ है तो वो तो मुझे समझ आ जाएगा ना, भैया अगर 10,000 रुपये थे, अगर मुझे 9,000 रिसीव हुए तो मतलब कि क्या है 1,000 इज कॉल सिनेरियो, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड ऑप्शन ये भी होता है कि मैं दिखाऊँ भाई मुझे रिसीव हुए हैं 9,000, 1,000 है कॉल सिनेरियर एंड टोटल थे 10,000, ये भी होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, जो कॉल सिनेरियर है वो शो कॉल सिनेरियर अकाउंट इन द नोट्स टू अकाउंट, कहाँ दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे, कहाँ, शेयर कैपिटल, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नोट्स टू अकाउंट टू शेयर ऑन शेयर कैपिटल टू द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करना है वो बता रखा है, कहाँ, नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे शेयर कैपिटल टू द बैलेंस शीट एज ए डिडक्शन फ्रॉम, कहाँ से, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में से अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट इसका मैंने
क्वेश्चन ऐड किया है, अ लिमिटेड मेड अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 10,000 शेयर, वन शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। 500 शेयर है उस पर्सन के पास, उसने फर्स्ट कॉल ही नहीं दी, मंगवाई हमने, दी नहीं उसने। बट व्हेन द कंपनी मेड फाइनल कॉल, लेकिन उसने क्या किया, जब फाइनल कॉल मंगवाई ना तब उसने फर्स्ट कॉल वाली अमाउंट भी दे दी, ठीक है। जैसे होता है ना, कई बार हमने 1 महीने की फीस नहीं दी और सेकेंड मंथ हमने 1 मंथ वाली भी दे दी, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉल्स इन एरियर। देखो मैंने आपको दो बताए ऑप्शन, क्या, विदाउट ओपनिंग एंड बाय ओपनिंग। विदाउट ओपनिंग में देखो हमने क्या किया, शेयर कैपिटल, इधर यहाँ पे शेयर फर्स्ट कैपिटल आएगा, सॉरी, शेयर फर्स्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसा ही सेम होगा जब हम ओपन करते हैं तब भी, लेकिन जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तब की एंट्री अलग होगी। क्या, जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करें तो हम सीधा क्या दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, भाई हमें सीधा रिसीव कितनी हुए 19,000। लेकिन सेकंड केस में हम कैसे दिखाते हैं, बैंक कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल, मतलब कि हमें रिसीव हुए इतने और इतने रिसीव नहीं हुए, टोटल थे इतने, ठीक है। और जब हमने फाइनल कॉल मंगाएंगे तो ड्यू तो हम कितने करेंगे, टोटल ही करेंगे, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, सेम इसमें होगी। और जब हमें रिसीव होगी तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। ओके, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया ऊपर। फर्स्ट कॉल के तो कितने आएंगे, 1,000 आएंगे और फाइनल के कितने आएंगे, 30,000 आएंगे। ओके, अब ऐसे ही क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देखो, जब हमने कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन किया था तो हमें दिखाना होगा ना कि वो जो पैसे आपने लिखे थे वो आ गए हैं। टू फाइनल कॉल कितने हो गए, 30,000, और कॉल इन एरियर में कितने जाएंगे, 1,000। ओके, नेक्स्ट, अब बात आती है कॉल इन एरियर तो हो गया, अब इंटरेस्ट। अब ये तो नहीं है ना कि नॉर्मली आप पैसे लेट दो हम फ्री में बैठे हैं आपके लिए, नहीं, उस पर इंटरेस्ट भी लगता है, ठीक है। लेट फीस देते हैं उस पर भी लगता है ना इंटरेस्ट, लेट फीस देते हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। ऐसे ही कॉल इन एरियर पे क्या होता है, इंटरेस्ट लगता है। नंबर वन थिंग, कंपनी ऑथराइज टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, मतलब कि ऐसा मत सोचना कि कंपनी ऑथराइज नहीं है, कंपनी के पास क्या है, राइट है, वो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर चार्ज कर सकती है एज स्पेसिफाइड रेट। कौन सी रेट पे करेगी, जो मेंशन होगी कहाँ, आर्टिकल्स में, आपका जो आर्टिकल बनता है वहाँ मेंशन होगी, भाई हमें इस रेट से लगाना है, ठीक है। फ्रॉम द ड्यू डेट टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि अब देनी थी क्या, 1 जनवरी को, ठीक है, आपने तब नहीं पे की, और अगर मान लो आपने 3 महीने बाद पे करो मार्च में, तो जहाँ से जब देनी थी और वहाँ से जब दी है, इतने जो बीच का मंथ होंगे ना, उतने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। रेट क्या होगी, जो आर्टिकल में मेंशन है। बट अगर मान लो कि आर्टिकल क्या है आपका, साइलेंट है, आर्टिकल में कुछ बोल नहीं रखा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना कि टेबल एफ जो है शेड्यूल 1, हम वो यूज़ करेंगे। शेल बी एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, इंटरेस्ट शेल बी चार्ज एट रेट नॉट एक्सीडिंग 10%। यहाँ बोला कि मैक्सिमम आप 10% चार्ज कर सकते हो, लेकिन इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना है, 10%। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना है, नॉट एक्सीडिंग 10% है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि डायरेक्टर हैव, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्टर हैव द राइट टू वेव द पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट होली और इन पार्ट, मतलब कि डायरेक्टर के पास राइट है कि वो वेव कर सकता है जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, होली और इन पार्ट, या तो पूरा ही या फिर उसका कुछ पार्ट, ठीक है, मतलब कि त्याग सकता है। अब यहाँ पे अगर वैसे इतना डीप में क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर बनता है तो बन सकता है क्या, कि क्या डायरेक्टर के पास राइट है, यस, डायरेक्टर्स हैव द राइट टू वेव द पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट होली और इन पार्ट, उसका कुछ पार्ट या फिर पूरा है, ठीक है। ये एंटिस कॉल्स इन एडवांस के हैं। देखो पहले बताती हूँ कॉल्स पीरियड इन एडवांस क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा कॉल्स इन एरियर, वो क्या है कि हम लेट पे करें, कॉल्स इन एडवांस क्या, तो जो हम एडवांस में पे कर रहे हैं। अ शेयरहोल्डर में सम टाइम पे अ पार्ट, अब कई बार क्या होता है, अगर मान लो आपने देने कुछ पैसे 2 महीने बाद, आप कहते हैं नहीं नहीं एडवांस ही ले लो हमसे, भाई क्या पता माना भाई या कुछ भी ऐसे, तो क्या करते हैं, एडवांस में पे कर देते हैं। अ शेयरहोल्डर में सम टाइम पे अ पार्ट और होल, या तो कुछ पार्ट या फिर पूरा ही। द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अपॉन हिज शेयर, मतलब कि जो अमाउंट अभी मंगवाई नहीं है आपने वो पे कर दें, ठीक है। दस द अमाउंट, इसको हम क्या बोलेंगे, रिसीव तो फ्यूचर में होनी थी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस बाय द कंपनी। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 of the Companies Act 2013, such amount of calls in advance
कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। अब जो ये कॉल्स इन एडवांस है ना, किस में आएगी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 आप ये ले सकते हो ओनली व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सिर्फ कब ले सकते हो, अगर आपके आर्टिकल में मेंशन है तो, अगर वहाँ से ऑथराइज्ड है तभी आप ले सकते हो। ओके, इसकी एंट्रीज मैं बता देती हूँ आपको क्या होती हैं। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, हमें क्या है कुछ रिसीव हो गया कॉल्स इन एडवांस। फिर क्या होगा, शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल, जब हम क्या करेंगे जो कॉल है वो ड्यू करेंगे, उसके बाद क्या करना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जिन्होंने नहीं किया एडवांस वो तो पे करेंगे ही। और जैसे सपोज करो हमने 1,000 मंगवाने हैं, ठीक है, अब 1,000 मंगवाने हैं तो एक पर्सन था जिसके 100 रुपये बनते थे, अब उसने 100 रुपये पहले से ही एडवांस दे रखे हैं, ठीक है, तो मेरे पास हम यहाँ पे वो 100 रुपये दोबारा थोड़ी देने आएगा, अब यहाँ पे मेरे पास कितने आएंगे 900 आएंगे, ठीक है, और ये 100 तो कॉल्स इन एडवांस हैं ही, और टोटल कितने हो गए 1000, ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाएंगे, कॉल्स इन एडवांस इज शोन सेपरेटली इन बैलेंस शीट। कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अब कोई चीज़ आपको एडवांस से मिल रही है वो आपकी क्या है, लायबिलिटी है। ओके, तो कहाँ दिखानी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ऑफ द कंपनी अंडर द हेडिंग। लायबिलिटी तो चलो फिर भी आपको ध्यान रखिएगा, कहाँ दिखानी है, लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज एंड सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में सब हेड क्या होगा हमारा, अदर करंट लायबिलिटीज, ध्यान रखना ये, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। अब ये तो सबको याद रह जाएगा कि बैलेंस शीट में दिखाई जाती है लायबिलिटी साइड पे। हेड अगर पूछते हैं तो कौन सा है, करंट लायबिलिटीज एंड सब हेड इज अदर करंट लायबिलिटीज। और कब तक का लगेगा, कब तक दिखाएंगे ये तो नहीं है कि पूरी जिंदगी दिखाएंगे। Until the calls are made and the amount actually becomes payable by the shareholder, जब वो actually become payable हो जाती है। अब देखो मान लो आपने मुझे एडवांस फीस दी, ठीक है, तो 1 महीने की एडवांस फीस दी, तो मेरे लिए क्या है लायबिलिटी है, लेकिन मैं लायबिलिटी कब तक दिखाऊंगी, 1 महीने तक। मैंने 1 महीने आपको टीच कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद मैं सोचती हूँ भाई मैंने अपनी सर्विसेज दे दी, उसके बाद मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। ओके, मैंने तब तक दिखाया 1 मंथ तक। अब कोई लायबिलिटी आपकी कब तक दिखाते हो, जब तक पे नहीं की। जब अगर मान लो ड्यू हो चुकी है तो इट मीन्स क्या, तब तो उन्हीं की बनती थी देनी, तो उन्होंने पे कर दी, फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब बात आती है कि कॉल्स इन एरियर पे जब हम इंटरेस्ट ले रहे थे तो क्या कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, देंगे, क्यों नहीं देंगे, कैसे देंगे। द अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल्स इन एडवांस इज अ डेट। जो अमाउंट हमें कॉल्स इन एडवांस के तौर पे मिली है वो हमारे लिए कौन है यहाँ पे, कंपनी के लिए क्या है, डेट है, ठीक है। इट इज़ लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस फ्रॉम द डेट, कौन सी डेट से, डेट ऑफ रिसिप्ट। अब मान लो आप आए मेरे पास मार्च में, ठीक है, आपने कहा कि आगे के पैसे ले लो मेरे से, और जो पैसे देने थे बनते थे वो आपके ड्यू कब होने थे, मार्च अप्रैल मई जून, अप्रैल में ही लगा लो बनते थे, ठीक है। तो क्या होगा, तो मार्च से अप्रैल में क्या होगा, व्हेन द कॉल इज ड्यू फॉर पेमेंट, जब तक ड्यू नहीं होती तो उसके बीच का जो टाइम गैप होगा ना उसके लिए आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, मतलब कि कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। हमारे लिए क्या होते हैं, ये डेट होते हैं एक टाइप के, ठीक है। जनरली द आर्टिकल ऑफ द कंपनी स्पेसिफाई द रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेबल, मतलब कि जो हमारा आर्टिकल है, जैसे कॉल सिनेरियो में तो सेम वैसे इसमें इंटरेस्ट की रेट क्या होगी वो डिफाइन किया होगा कि हमें कैसे इंटरेस्ट पे करना है। हाउएवर इफ़ द आर्टिकल डू नॉट कंटेन सच रेट, अगर आर्टिकल में ऐसी कोई रेट मेंशन नहीं है तो क्या होगा, टेबल एफ यूज होगी ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर ये क्वेश्चन आता है कई बार क्या, कि अगर हमारे आर्टिकल में मेंशन नहीं है तो हम रेट कौन सी डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, तो क्या है, टेबल एफ यूज होती है, ठीक है। शैल बी एप्लीकेबल विच लीव्स द मैटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कि मैटर किनका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करनी है कि कैसे देना है। लेकिन मैक्सिमम रेट क्या होगी, 12% पर एनम, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 12% पर एनम हम पे कर सकते हैं। ओके, अब जो इंटरेस्ट, अब मेन चीज़ एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियो इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ये हमारे वो एक्सपेंसेस हैं जो हमें पे करने होंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि अगर हमें प्रॉफिट हो हम तभी देंगे, नहीं नहीं, चाहे हमें लॉस हो रहा है तभी हमें ये पे करने पड़ेंगे। ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो क्वेश्चन बन सकता है कॉल्स इन एरियर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट
नॉर्मल एक्सपेंसेस ऐसा करके, ठीक है। तो ये क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हमें पे करने हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ओके, अगर आर्टिकल में मेंशन नहीं है तो टेबल एफ यूज होगी, जिसके अकॉर्डिंग रेट क्या है आपको ध्यान रखनी है। मैक्सिमम कितनी है 12%, होलसेल एरियर में कितनी थी हमारी 10% थी, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट मैं अभी 2 वीडियोस पे मुझे अभी और लेकर आनी है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फॉर फीचर एंड रीइश्यू भी होगी, जिसका जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, और एक क्वेश्चन जो है फॉर फीचर एंड रीइश्यू के बनते हैं। और उसके अलावा जो हमारे टॉपिक इसके रह गए हैं उस टॉपिक के लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी। तो 2 वीडियो तो इसमें मैं अपलोड करूंगी, और जिसमें वो सारे टॉपिक्स मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। उसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और मैं उस टॉपिक पे ऑब्वियसली वीडियो तो बनाऊंगी। ओके, और इस जो टॉपिक्स मैंने आज कराए हैं या जो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उनमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। I will try to cover your all queries. Okay. एंड जो मैंने एग्जाम्पल हैं वैसे मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये सारा मैंने साथ साथ कवर करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद ही मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करा दूँगी, अगर आप चाहेंगे तो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके जो सारे कंसेप्ट है प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आपको समझ आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वैसे वीडियो बनाऊँ तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के, ताकि मैं जो 2 वीडियो हैं पहले सारे टॉपिक कवर कर लूँ, उसके बाद मैं उन क्वेश्चन पे वीडियो लेकर आऊँगी। ओके, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और लाइक तो आप कर ही दोगे। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।